क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है। झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है, अगर इसका जवाब आपको आता है तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो इन भाई के जैसा आपको अपना प्रॉब्लम बताना है, या आप इसको जवाब नहीं आता है तो ये बताना है कि जवाब नहीं आता है, इसका जवाब हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की नदियाँ के बारे में। झारखंड की नदियाँ के बारे में बेसिक आपको हम बता दें कि झारखंड की नदियाँ जो है ये मौसम पे निर्भर करती है। झारखंड की नदियाँ मौसम पे निर्भर करती है, अर्थात ये अगर देखें तो वर्षा के दिनों में इन नदियों में पानी रहती है, और वर्षा का मौसम जैसे ख़त्म हो जाता है अर्थात गर्मी का दिन जब आ जाएगा तो यहाँ की नदियाँ सूखी पड़ जाती है। अर्थात सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की नदियाँ मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड की नदियाँ के उद्गम क्षेत्र कहाँ है, इनका मुहावना कहाँ है, अपवाद क्षेत्र कहाँ है, कौन कौन जिला से होकर के गुजरती है, सारी चीज़ें के बारे में आज हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ जो नदियाँ हैं वह एक तो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, दूसरा पूरबवर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां हैं, दक्षिणवर्ती नदियां हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक जो पढ़ेंगे वो उत्तरवर्ती नदियां के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम आपको पहले भी बताएं कि यहाँ जो नदियां हैं वह वर्षा पे निर्भर रहती हैं, और यहाँ की नदियाँ जो वर्षा पे निर्भर रहती हैं सदा नीरा नहीं है। सदा नीरा कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा इसमें पानी नहीं रहता है, ये सिर्फ व सिर्फ मानसून पे निर्भर करती है, मानसून पे निर्भर करती है। चीज़ें चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि अगर हम लोग नदी पढ़ रहे हैं तो नदी कहते किसे हैं। ठीक है, तो नदी किसे कहते हैं, तो हम इसका सिंपल डिफिनेशन देते हैं आपको। किसी जल स्रोत से निकलकर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले जलधारा को नदियां कहते हैं। अब ये चीजें क्या है, नदियां कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि किसी जल स्रोत का मतलब क्या है। मान लीजिए एक जल स्रोत है, जल स्रोत मतलब यहाँ हो सकता है आपका वर्षा का भी पानी हो सकता है, वर्षा का भी पानी हो सकता है, कोई जलाशय का भी पानी हो सकता है, कोई समुद्र का भी पानी हो सकता है। ठीक है, कोई आपका झील का भी पानी हो सकता है, कोई जलप्रपात का भी पानी हो सकता है। तो ये यहाँ से जो नदी निकल सकती है, यहाँ से पानी निकलना, तो ये पानी का स्रोत हो गया। पानी का स्रोत कहने का मतलब वर्षा का भी पानी हो सकता है, समुद्र का पानी हो सकता है, झील का पानी हो सकता है। यही चीज़ हम लिखाए हैं। किसी जल स्रोत कहने का मतलब ये है किसी जल स्रोत से निकलकर किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा कहने का मतलब ये रहा कि या तो पूरब में, या तो पश्चिम में, या तो उत्तर में, या तो दक्षिण में, ये हुआ किसी एक दिशा को में वो बहेगी। तो निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले जलधारा को नदियां कहते हैं, बहने वाले जलधारा को नदियां कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो जलधारा नहीं बहती है उसे क्या कहेंगे। अरे भाई, उसे कुछ नहीं कहेंगे। जो जलधारा नहीं बहती है उसी को तो हम लोग तालाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ की पानी में अस्थिरता होती है, यहाँ की पानी में बहाव नहीं होती है। तो आपको अब पता चल गया कि तालाब का डिफिनेशन क्या हो सकता है और ये नदी का डिफिनेशन क्या हो सकता है। हालांकि आपको किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो फाइनली कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, अगर आप चीज़ों को बढ़िया ढंग से पढ़ लेते हैं, चीज़ें पकड़ में आ जाएगी, एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें आपका निष्कर्ष सही निकलेगा। आप नदी का डिफिनेशन ये लिख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती नदी के बारे में। ठीक है,
हालांकि यहाँ मैप दर्शाने की कोशिश किए हैं, चूंकि हम मैप में जिला का नाम न मानकर नहीं किए हैं, चूंकि आपको हम कई बार, जिस समय हम झारखंड की ज्योग्राफी एक बार खत्म भी कर चुके हैं, उस टाइम हम कई बार ये झारखंड के जिले का नाम लिए हैं। तो हालांकि चीज़ें आपको वहाँ याद रहनी चाहिए कि कौन जिला कहाँ स्थित है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती नदियाँ के बारे में। टाइम रहे तो हम लोग पढ़ लेंगे या पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ के बारे में भी। तो आज हम लोग उत्तरवर्ती नदियाँ के बारे में, पहला जो आता है आपका सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। सब नदियां हैं वो वर्षा पे निर्भर होती है, लेकिन ये एक अपवाद नदी है सोन नदी, जो वर्षा पे निर्भर नहीं रहती है, सोन नदी। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी कोयल नदी। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं पुनपुन नदी। चौथा फल्गु नदी। पांचवा सकरी नदी। और छठा जो है वह है पंचाने नदी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप लुसेंट में देखना चाहें तो आप लुसेंट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक से यहाँ तक चीज़ों को आज कवर किया जाएगा। सोन नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि सोन नदी के बारे में हम लोग देखते हैं तो सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसका जो सहायक नदी कौन है, इसका सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। इसका मुहाना कहाँ है, ये मुहाना इसका गंगा नदी है। चीज़ें आपको अब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उद्गम क्षेत्र कहाँ है। बता दें आपको कि कोई भी नदियाँ जहाँ से निकलना प्रारंभ करती है उसे हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं, और कोई भी नदी जहाँ खत्म होती है उसे हम लोग मुहाना कहते हैं, उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। और जहाँ से निकलती है उसे हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कोई भी नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। कोई भी नदी जहाँ उसका अंतिम छोर होता है उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। अब आता है सहायक नदी क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों कि सहायक नदी वैसी नदी जो किसी भी नदी को प्रवाहित होने में मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके अमरकंटक पहाड़ी से जो निकलती है नदी वो है आपका सोन नदी, और सोन नदी जो है वह एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, हम इसलिए मध्य प्रदेश से निकलती है, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जिला को टच करते हुए जाती है। अब प्रश्न आता है कि कौन कौन से जिला को टच करती है, और जोन जिला को टच करेगी उसे हम लोग कहेंगे अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कहने का मतलब कि सोन नदी कौन कौन जिले को स्पर्श करती है, और स्पर्श जिले को हम लोग कहते हैं अपवाह क्षेत्र। किसी भी नदी का ये अपवाह क्षेत्र है। तो पलामू जिले को टच करती है और गढ़वा जिले को टच करती है, पलामू जिले को टच करती है और गढ़वा जिले को टच करती है। प्रश्न ये आता है कि कितने किलोमीटर या कितने मील के लिए टच करती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 45 मील के लिए टच करती है। तो यहाँ आपको भी पता होगा कि ये गढ़वा जिला है और ये पलामू जिला है। देखिए यहाँ से आ रही है और ये इधर से प्रवेश होगी और फाइनली ये गंगा में मिल जाती है, और गंगा जो हमारे झारखंड में साहेबगंज जिला को टच करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अर्थात इसका उद्गम क्षेत्र अमरकंटक की पहाड़ी हुई, और ये मिल कहाँ जाती है जाके, तो ये मिलती है जाके गंगा में। तो गंगा इसका मुहाना हुआ, अर्थात जहाँ मिलती है कोई नदी उसे हम लोग मुहाना कहते हैं, जहाँ से निकलती है वहाँ से उसे हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ गई। अब बात आता है कि इसका कुछ उपनाम भी है।
उपनाम इसका है तो दो नाम है। एक इसको हम लोग जानते हैं हिरण्यवाहा के नाम से, एक हम लोग इसे जानते हैं सोनभद्र के नाम से, सोनभद्र के नाम से। तो ये सोन नदी के बारे में चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती कि सहायक नदी, उत्तरी कोयल नदी। तो सहायक नदी जो है वह रांची पठार के मध्य से उत्तरी कोयल नदी निकलती है, और उत्तरी कोयल नदी जो है वह लातेहार से होके, गढ़वा से होके, पलामू से होते हुए ये सोन नदी में जाकर के मिलती है। अर्थात ये जो है उत्तरी कोयल नदी वह सोन नदी की सहायक नदी हुई। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल नदी के बारे में, उत्तरी कोयल नदी के बारे में। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। आप साथ ही साथ चीज़ों को लिखते चलें। अगर कहीं परेशानी आपको हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आता है उत्तरी कोयल नदी क्या है। पहले देखिए उत्तरी कोयल नदी जो इसका उद्गम क्षेत्र के बारे में देखिए। उद्गम क्षेत्र जो है, हालांकि हम आपको बताएं, रांची पठार के मध्य से निकलती है। यह आपको दिख रहा है कि रांची पठार के मध्य से निकल रही है। लातेहार, गढ़वा और पलामू होते हुए सोन नदी में जाके मिलती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये कितने दूरी तय करती है वहां जाकर के मिलने के लिए। तो 9030 वर्ग किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अब बात आती है इसकी मुहाना कहाँ है। ठीक है, तो इसका मुहाना पूछना क्या है, इसका मुहाना है सोन नदी, क्योंकि ये फाइनली सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। अब तीसरा आता है कि इसका जो है सहायक नदी कौन है। तो सहायक नदी इसका नाम है औरंगा, और एक है अमानत। अब प्रश्न ये आता कि औरंगा और अमानत कहाँ से निकलती है। तो लोहरदगा के किसको प्रखंड से निकलती है औरंगा नदी, और अमानत नदी चतरा से निकलते हुए यहाँ दिखती है। अर्थात कह सकते हैं कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा नदी और अमानत नदी है। औरंगा नदी लोहरदगा के किसको प्रखंड से निकलती है, अमानत नदी चतरा से निकलती है। हम आपको बता दें कि सहायक नदी किसी भी नदी जिस नदी से में मिलती है उसकी धारा की रफ्तार को बढ़ा देती है, उनकी धारा की रफ्तार को बढ़ा देती है। ये हो गया सहायक नदी। ठीक है, अब इनका मुहाना आपको पता चल गया, उद्गम क्षेत्र इनका पता चल गया। अब इनका जो है अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अपवाह क्षेत्र कहने का मतलब कि कौन कौन जिले से उत्तरी कोयल नदी गुजरती है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपका हो गया लातेहार, पलामू और गढ़वा। लातेहार से, गढ़वा से और पलामू से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है इसे स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। पुनपुन नदी कौन है। ये पुनपुन जो नदी है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अर्थात हम लोग कहें पहले कि उद्गम क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अब आपको बता दें कि झारखंड के जो मध्य वाला हिस्सा होता है, यहाँ तो जिला है लेकिन हम लोग जो इसे बोलते हैं इसे हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर की पठार, छोटा नागपुर के पठार बोलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और हालांकि हम लोग सारी की सारी कौन नदियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तरवर्ती नदियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थात कहीं से भी निकले वो नदी लेकिन बहेगी उत्तर की ओर ही। तो पुनपुन नदी का उद्गम क्षेत्र ये है।
इसका जो है मुहाना कहाँ है? मुहाना आपका है इसका गंगा नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इनकी सहायक नदी बोले तो मोरहर और धारधा है। मोरहर और धारधा है। ठीक है, इसे उपनाम के भी नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम कुछ हैं जिनका नाम है, पुनपुन का नाम है कीकट और एक है बामागधी। बामागधी ये नाम है। आपको बता दें दोस्तों कि ये पुनपुन जो नदी है वह सोन नदी के पैरेलल जाती है, यानी समानांतर जाती है, और ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखें फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी के बारे में उम्मीद है आप इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? इसका मुहाना कहाँ है? ठीक है, तो आपको बता दें उसका छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। उत्तरी भाग से निकलती है, ही छोटा नागपुर के उत्तरी पठार से निकलती है। फल्गु नदी का मुहाना जो है वह गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाती है। ताल क्षेत्र में मिल जाती है। फल्गु के दो सहायक नदी हैं। सहायक दो नदी हैं, एक का नाम है मोहना और एक का नाम है निरंजना। निरंजना। फल्गु के एक उपनाम हैं जिनका नाम है अंता सलीला। अंता सलीला। ठीक है, उपनाम इनके हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सकरी नदी के बारे में। सकरी नदी के बारे में। सकरी नदी का जो है उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो इसका उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहीं से निकलती है। इसका जो मुहाना है वो कहाँ है? इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी है। इनके सहायक नदी कौन है? इनके सहायक नदी कौन है? तो इनके सहायक नदी जो है वो है क्यूल और मोरहर। ठीक है, इनका एक उपनाम भी है। उपनाम इनका क्या है? तो इसका जो उपनाम है सकरी नदी का वह है सुमागधी नदी। इसका वर्णन रामायण में मिलता है सुमागधी का। रामायण में इनका वर्णन जो है सुमागधी के नाम से है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पंचाने नदी के बारे में। पंचाने नदी के बारे में। पंचाने नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो पंचाने नदी का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, और इसकी मुहाना कहाँ है? तो इसकी मुहाना जो है वह सकरी नदी है। सकरी नदी है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।